सत श्री अकाल न्यूज़ 18 ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ 101 ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 72 ਬੰਦ ਵਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਸਾਰੇ 101 ਉਪਕਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने यह किया है। रक्षा खेतर आत्मनिर्भर बनेगा भारत अते रक्षा खेतर दे 101 उपकरणों की दरामद ते पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी वाली लिस्ट विच 72 बंद वाहन भी शामिल है, यानी कि हुणे विदेशी मुल्कों तो नहीं मंगाए जाएंगे अते भारत विच ही इन्हां नूं तैयार किया जाएगा। 101 उपकरण जिन्हां दी लिस्ट जिहड़ी है वो दसी गई है, वो भारत विच तैयार किए जाएंगे। और किसानों लिए मोदी सरकार वड्डी योजना लेके आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी वालों आज खेती इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की लॉन्चिंग की जा रही है। हुण तो कुछ ही मिनटां विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी इसकी लॉन्चिंग करेंगे। 1 लाख करोड़ का खेती इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होएगा। किसानों दी दिक्कतां दूर करने लई इस फंड का इस्तेमाल होएगा। किसान सम्मान योजना की किश्त भी इस दौरान जारी की जाएगी। 17,000 करोड़ की 6वीं किश्त जारी की जाएगी। 8.5 करोड़ किसान पहला ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं। फिलहाल इस सीधी तस्वीरां इंतजार सबके मध्य विराजमान हमारे देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम से देश भर में जुड़े हुए हमारे सहकारी समितियों के कार्यकर्तागण, एफपीओ से जुड़े महानुभाव, नाबार्ड के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के और राज्य के कृषि और सहकारिता मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, हम सब बहुत आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कि जब भी गांव, गरीब और किसान का विषय आता है तो प्रधानमंत्री जी उदारता पूर्वक अपनी योजनाओं में भी उनको प्राथमिकता देते हैं और जब उनसे रूबरू होने का वक्त आता है तब भी उदारता पूर्वक समय देकर हमेशा किसानों के बीच में उपस्थित रहने के लिए हमको अनुमति प्रदान करते हैं। उसी तारतम्य में आज फिर एक बार कृषि से जुड़े सभी किसान भाइयों और बहनों के बीच माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। मैं मंत्रालय की ओर से और कृषि और सहकारिता से जुड़े हजार लोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के अवसर पर भी कृषि के क्षेत्र को जो अनुमतियां प्रदान की उसी का यह परिणाम है कि किसान ने फसल कटाई का काम पूरा किया, उपार्जन का काम पूरा किया, ग्रीष्म ऋतु की बुआई अधिक की और खरीफ के क्षेत्र में भी ठीक प्रकार से आज काम चल रहा है और गत वर्ष की तुलना में बुआई ज़्यादा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हमेशा यह फोकस रहा है कि कृषि जितनी मजबूत होगी देश उतना मजबूत होगा और इसलिए चाहे वो एफपीओ 10,000 बनाने का विषय हो, चाहे हर किसान तक केसीसी पहुँचे इसके अभियान चलाने की बात हो, चाहे डिजिटल कृषि का विषय हो, चाहे पीएम किसान योजना के माध्यम से सभी किसानों को डिजिटली पैसे ट्रांसफर करने का। सो खेती इंफ्रास्ट्रक्चर ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ फंड ने वो जारी करेंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार हो रहा है। अगे वधे लुधियाना के अपोलो हस्पताल अज हड़ताल से चले गए ने। सेहत मुलाजम प्रबंधकों तो नाराज होकर स्टाफ हड़ताल से चला गया। काम के बदले सैलरी घट देने का इल्जाम इन्हों वालों लाया जा रहा है। यह कहा जा रहा है स्टाफ वालों कि जान को खतरे में पा के वो लगातार काम कर रहे हैं। कोरोना के मरीज लगातार लुधियाना वधदे हुए जान को खतरे काम कर रहे हैं। जान को खतरे में पा के उन्होंने वालों काम किया जा रहा है। इस विचाले उन्होंने
तनख्वाह कट दी जा रही है। हस्पताल विच वड्डी गिणती दस दईए कि कोरोना के मरीज दाखिल ने। लुधियाना के वड्डे कोविड सेंटरां विचों एक है अपोलो हस्पताल। अपोलो हस्पताल का वो स्टाफ जिहड़ा कि कामकाज छड्ड के हड़ताल ते उतर आया है। स्टाफ का कहना है, इल्जाम है कि काम के बदले उन्होंने सैलरी कट दी जा रही है। जान को खतरे में पा के काम कर रहे हैं पर उन्नी सैलरी नहीं मिल रही। हस्पताल में वड्डी गिणती कोरोना के मरीज दाखिल हैं। लुधियाना के वड्डे कोविड सेंटर विचों एक है अपोलो हस्पताल। साडा 1 ईयर तो बाद इंक्रीमेंट लगदा, इन्होंने साडा नथी कुछ इंक्रीमेंट नहीं लगाया। ऊपर भी सानू शिफ्टां दे विच पाया जा रहा वा। नाइट तो बाद सीधा सानू मॉर्निंग या इवनिंग च बुलाया जा रहा वा। ਅਸੀਂ 70 किलोमीटर ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਵਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਾਡੀ ਈਐਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਈਐਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ, ਮੈਂਟਲੀ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਵਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी इस वक्त लुधियाना तो जुड़ चुके हैं। जसवीर, ਅਸੀਂ सुन रहे हैं कि मंगा ने हस्पताल के स्टाफ दिया और लगातार शिकायत भी कर रहे हैं और प्रबंधकों के खिलाफ। फिलहाल हस्पताल प्रबंधक का की कुछ कहना है कि कुछ गलबात के जरिए इस मुश्किल का हल कढ़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वड्डी गिणती में मरीज जड़े ने कोरोना के वो भी इस हस्पताल दाखिल ने, उन्होंने मुश्किल हो सकती है इस हड़ताल के चलते। जी बिल्कुल रजिंदर, क्योंकि एक बड़ा जिस तरह तुसीं दस्सिया कि एक बड़ा हस्पताल है, बड़ा अदारा है एसपीएस सतगुरु प्रताप सिंह हस्पताल है। क्योंकि पहला अपोलो हस्पताल हुंदा सी, हुण सतगुरु प्रताप सिंह नाम के नाम नाल जिहड़ा ये हस्पताल जाणिया जांदा है। ते इत्थे जिहड़ा कोविड के जिहड़े मरीज ने उन्हां दी गिणती भी काफ़ी ज़्यादा हैगी है। पर जिहड़े स्टाफ मैंबर ने उन्हां दी यही मंग है कि जिहड़ा सानूं जिहड़ी गल कही गई सी कि तुहानूं जिहड़ा कोविड जे मरीज का इलाज जो केयर करोगे तो वह जो एक्सट्रा जो तनख्वाह के एक्सट्रा पैसे दिए जाएंगे। पर हुण जो हस्पताल के प्रबंधक है वो उस चीज़ तो मुकर गए ने कि वो ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो इस दूसरिया गल की जाए इन्हों की ड्यूटी की, तो ड्यूटी भी जी इन्हों के मुताबिक जी ड्यूटी पहला जी 8 घंटे की होंगी सी या 12 घंटे की होंगी सी, उसको ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 17-18 घंटे की जी ड्यूटी ली जा रही है। पर उसके बावजूद जी सैलरियां ने, तनख्वाहां ने, बहुत घट ने। ते प्रबंधकों के नाल इस मामले के जो गल की, हाले तक प्रबंधक कोई भी जो हस्पताल का प्रबंधक आ वो सामने नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन बेशक उत्थे मौके पर पहुंच गया। प्रशासन ने जिहड़ियां अपनी गाइडलाइनां दस दित्तियां ने कि तुसीं अपनी जिहड़ियां मंगां ने वो लिख के सानूं दे दिओ ते असीं जिहड़ा है मैनेजमेंट के नाल गल करिए। शुक्रिया जसवीर, फिलहाल इस जानकारी ली। ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਕੇ 7 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸ के 7 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच के हुक्म दे दिते ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे ते दुख जताया है। समराला तो अगली खबर, जिथे खड़ी कार विच अग लग गई, कुछ ही मिनटां विच धूं करके जल गई इंडिका कार, सड़ गई इंडिका कार। हादसे में जानी नुकसान तो हालांकि बचा रहा। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच के आग ते काबू पाया। आग लगण दी वजह फिलहाल साफ नहीं। समराला दी तस्वीरां ने एक इंडिका कार खड़ी सी जिसनूं अचानक ही आग लग गई। आग लगण दे कारणा दा फिलहाल खुलासा नहीं हो सकिया। आग लगण तो बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गड्डी पहुंची और आग ते काबू पाया गया। फिलहाल कोई जानी नुकसान की खबर नहीं।
कोई पता नहीं की कारण है गड्डी का। अच्छा तो जी। खड़ी है, ठीक कोई है। शरारत कर गया या कोई शॉर्ट सर्किट है, ठीक है इस जी। बारे कोई नॉलेज नहीं है ना। कोई किसी नाल कोई लाग डाटा भी नहीं। कितने दिन हो गए गड्डी खड़ी ਨੂੰ ਜੀ? 3 दिन 3 दिन हो गए 3 दिन तो लगातार खड़ी है ਇੱਥੇ। ਜੀ। ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਿ ਫਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਨ ਕਿ ਅੱਗ ਦਾ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਮਲਾ ਕਰ 2,70,000 ਦੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੁਟੇਰੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਐਕਟਿਵਾ ਵੀ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ 2,70,000 रुपए लुट के लुटेरे फरार हो गए। आले दुआले हालांकि लोग मौजूद सन पर हिम्मत नहीं हुई कि पीड़ित को बचाया जाए। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਨਾ ਉਹਨੇ? ਹਰ ਕਿਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਪਤਾ? 3 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਬਸ ਬਾਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ? ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਚ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਖਬਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਬੋਹਰ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਮਾਰਤ। 2 ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਅਬੋਹਰ ਪੈਲਸ ਤੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 4 ਜੈਂਟਸ ਤੇ 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬಸವೇಗೌಡ. ನಾನು ಉಗನೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಘವು 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 29 ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 2300 ಜನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಸಂಘದ ವಹಿವಾಟು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 50 ಕೋಟಿ ಇದೆ. नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम बसवेगौड़ा है. मैं उगन पैक्स जिला हासन कर्नाटका राज्य का सदस्य हूँ. हमारा पैक्स 44 इयर्स बैक फॉर्म किया है. ये 29 गाँवों को 2300 किसान फैमिली को सहाय दे रहा है. हमारा पैक्स का एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ है. खेती क्या करते हैं आप लोग? खेती ಏನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಶುಂಠಿ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಅಡಿಕೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. मक्का सुपारी, मैं ठीक समझ रहा हूँ ना कन्नड़ को? यस सर. आप सभी को क्यों लगा कि इस प्रकार का समूह बनाना चाहिए? विचार कैसे आया? ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ತರಹ ಸೊಸೈಟಿನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು? 40 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ, ಬೀಜ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಂಘವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. पिछले 40 साल का पिछले हमारे पास कोई सोसाइटी नहीं था.
हमारा किसान भाइयों को ऋण नहीं मिलता था, कृषि सामग्री पास में नहीं मिल रहा था। इसलिए हम सोचा हाँ क्यों ना हम एक पैक्स बनाएंगे, हम ये सुविधा हमारा किसानों को देंगे। इस हम तरह तरह लोन दे रहा है, गोडाउन का सुविधा है, इनपुट भी सप्लाई कर रहा है। अभी आप किस योजना पर काम कर रहे हैं जिसके लिए आपको ये ऋण मिल रहा है, इतने पैसे मिल रहे हैं? इसका क्या, कौन सी योजना है आपकी? ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1200 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಲು, ಗೋದಾಮು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ವೆಚ್ಚ 40 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ನಾವು ನಬಾರ್ಡ್ನಿಂದ 32 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. हम कैथनहल्ली में 1200 मीट्रिक टन का गोदाम बनाने के निर्माण करने के लिए योजना किया है। उसका लागत लगेगा 40 लाख। उनमें 32 लाख हम ऋण ले रहे हैं नाबार्ड से, क्योंकि ये हमारा सदस्यों को एडिशनल कैपेसिटी का गोडाउन हमारा जगह में होगा। अच्छा, ये गोडाउन बन जाने के बाद एक तो किसानों को क्या लाभ मिलेगा और कितने किसानों को लाभ मिलेगा, आपका क्या अंदाज है? ये ಗೋಡೌನ್ बनने की ಈ ಗೋಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಏನು ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 2,500 3,000 ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಕಟಾವು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಬೆಳೆಯನ್ನ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತೇವೆ. ಅವರು ರೈತರು ಆ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಯನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಲಾಭ ಆಗ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೃಷಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆಗ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ನಾವು ಆ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. हम ज़्यादा मक्का और सुपारी का खेती करता है। यहाँ गोदाम सुलभ देने के किसानों ने वो प्रोड्यूस को प्लेड्ज लोन लेके गोडाउन में ज़्यादा दिन रख सकता है, क्योंकि जब सही दाम मिलेगा तब बिक्री करेगा। इसलिए और हम ये गोडाउन से कृषि सामग्री भी इकट्ठ करके उसको भी किसानों को कम दाम में देने को प्रयोजन है। कब तक पूरा हो जाएगा आपका ये काम? ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ? ಇನ್ನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ. Another 3 months we are going to complete the work. ये टेक्नोलॉजी इन सबको समझ लेता है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है उसको? नहीं सर, वो किसी के मान लो किसी को समझ में नहीं आता, उसका परिवार वालों को समझा दिया जाता। अच्छा, परिवार के लोग उनको मदद कर लेते हैं, लेकिन अच्छे ढंग से अब उसको बराबर से आपका सेट हो गया। अच्छा, जब आपको ये सस्ता ऋण मिलने वाला है, क्योंकि आपको काफी पैसा बचने वाला है, तो इससे आप क्या क्या सुविधाएं अपने जो 1100-1200 किसान हैं उनको क्या क्या सुविधा देने वाले हैं? इसमें सर तहसील स्तर पर अपन सोच रहे हैं कि 5,000 मीट्रिक टन का एक गोदाम बनेगा और ग्रेडिंग प्लांट, सूचना केंद्र, ई मंडी की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे किसान को अपनी फसल को अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार में बेच सकते हैं। तो मुकेश जी, मैं समझता हूं कि आप ये जो कदम उठा रहे हैं बधाई के पात्र हैं, लेकिन मेरा एक काम करेंगे आप? जी सर। देखिए, सरकार ब्याज भी कम कर रही है, बहुत बड़ी मात्रा में धन भी दे रही है, और आप जैसे पढ़े लिखे किसान जब इसका नेतृत्व करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। लेकिन क्या आप किसानों को समझाएंगे कि हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है? जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं, पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है। तो हमारे किसान, कम से कम आपके जो 1100-1200 किसान, वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं
तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे। अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे। कम से कम 2 थैली कम करेंगे। ऐसा आप किसानों को वचन लेकर के आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए बहुत फायदा, उसका पैसा बचेगा, ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का, बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे। अब क्या करोगे? किसान भी समझ, तो मैं कभी फोन करके पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल जी सर। बायो फर्टिलाइजर सर रखवाया भी है, अपने इधर है, और वो किसानों को अपन देते भी है। हाँ, नहीं, यूरिया कम करना एक तय करना चाहिए। देखिए किसानों का फायदा अभी उनको अंदाज नहीं आ रहा है, उनको लगता है जितना ज्यादा डालेंगे फायदा होगा। ये धरती माता हमारी, इवन हम भी अगर जरूरत से ज्यादा दवाइयां खाएं तो क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो ऐसा ही ये यूरिया का है, हमारी धरती माता हो। सभी किसानों को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। अब गुजरात राज्य के श्री संथाली जूट सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड राजकोट के सदस्य को वार्ता के लिए आमंत्रित करता हूं। राम राम सर। अरविंद भाई, તમે આ રૂપાલાજીની બાજુ બેસી ગયા છો આજે? अरविंद भाई हिंदी बोलना पड़ेगा। कोई बात नहीं साहब। बताइए। मेरा गांव सानाथली है और जसदण तालुका में पड़ता है और राजकोट डिस्ट्रिक्ट है, आप तो सब जानते हैं। और मेरी सोसाइटी में 2400 मेंबर्स है। 64 ईयर पुरानी हमारी सोसाइटी है। हर साल मुनाफा होता है और हर साल हम 15% हमारी सोसाइटी के सब मेंबर्स को डिविडेंड देते हैं। मेरा शॉर्ट टर्म का और लॉन्ग टर्म का केसीसी का सब मिला के 35 करोड़ का हम लोन देते हैं और हमारी रिकवरी 99.9% है हर साल। देखिए किसान की एक विशेषता है, उसका जितना राजा दिल होता है ना वो किसी का नहीं होता है। हमारे यहाँ गुजरात में तो कहते हैं चोर खाए मोर खाए, जब बचे वो किसान खाए। ये किसान की उदारता होती है। लेकिन और इसलिए किसान 1 रुपये का कर्ज है तो भी रात को सोता नहीं। ये हमारे देश की ताकत है। तो ये आपकी बात सही है कि करीब करीब 100% पैसा आपको वापस आता है। कितना मुनाफा करते हैं? सब लास्ट ईयर में मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताइए। 50 लाख। 50 लाख। अच्छा क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मंडी का कोई सदस्य, हो सकता है एकाध का भी, जैसा मुझे मालूम है नहीं होता है प्रॉब्लम, लेकिन मानो एकाध को बेचारे को घर में तकलीफ आ गई, मुसीबत आ गई और बीमार हो गया और वो नहीं कर्ज दे पाया, अगर ऐसा हुआ है, ऐसे समय आप लोग कैसे मदद करते हैं? सब ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता है। कभी कोई सूखा पड़ने से या कम बरसात होने से, क्योंकि हमारा इरिगेटेड एरिया नहीं है, इसलिए कभी ऐसा होता है। मगर ये हमारी सोसाइटी और हमारी डीसीसी भी राजकोट डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे जयेश भाई रादड़िया जी हमारे चेयरमैन है, यहाँ बैठे हैं, वो उसने ये किसानों के लिए जब ऐसा होता है तब के हमारी ग्राम लक्ष्मी योजना की तहत हम एक मीडियम टर्म का एक लोन देते हैं उसके